ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव सूर्यपुर की। सूर्यपुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ थे। चारों तरफ खेत, पेड़, तालाब और कच्ची गलियां थी। सुबह होते ही गांव में गायों की घंटियों की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट और लोगों की बातचीत से माहौल जीवंत हो जाता था। इसी गांव में रहता था राघव। राघव कोई अमीर आदमी नहीं था। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना कोई बड़ा होटल, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, खाना बनाने का अद्भुत हुनर। राघव रोज सुबह गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगाता था। उस ठेले पर वो मटन और गर्मा गर्म रोटियां बेचता था। लेकिन राघव का मटन सिर्फ मटन नहीं था, वो स्वाद का जादू था। सुबह होते ही वो ठेला लगाता और जोर से आवाज लगाता, आओ आओ, राघव का मटन खाओ। ऐसा स्वाद के उंगलियां चाटते रह जाओ। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। धीरे धीरे वहाँ गांव के लोग आने लगते। कोई खेत से आता, कोई बाजार से, कोई काम पर जाने से पहले। एक दिन सुबह दो किसान वहाँ आए। दोनों काफी थके हुए लग रहे थे। अरे राघव भाई, जरा जल्दी 2 प्लेट मटन लगा दो। सुबह से खेत में हल चला रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और सुनो, रोटियां थोड़ी ज्यादा देना, आज काम बहुत किया है, भूख भी दुगनी लगी है। अरे क्यों नहीं भाइयों, आज तो मैं ऐसा मटन खिलाऊंगा कि 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाओगे। वैसे भी मेहनत करने वालों को अच्छा खाना मिलना ही चाहिए। सच बोलूं राघव, पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा मटन कोई नहीं बनाता। हाँ भाई, मेरी पत्नी भी बनाती है, लेकिन तुम्हारे मटन की खुशबू जैसी खुशबू तो पूरे गांव में किसी के घर से नहीं आती। अरे भाई, ये सब मेरी माँ की सिखाई हुई कला है। बचपन से ही उनके साथ रसोई में बैठा रहता था। वो कहती थी, खाना बनाना सिर्फ काम नहीं होता, ये दिल से किया जाने वाला काम होता है। इतनी देर में राघव ने गर्मा गर्म मटन और रोटियां परोस दी। दोनों किसान बड़े मजे से खाने लगे। अरे वाह, ये देखो मटन कितना नरम है, जैसे मुंह में जाते ही घुल रहा है। और मसाले का स्वाद बिल्कुल संतुलित, न ज्यादा तीखा न फीका। सच में भाई, तुम्हारे हाथ में तो कमाल है। तभी वहाँ धीरे धीरे चलते हुए एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो ठेले के पास खड़ा हो गया और थोड़ी देर तक मटन को देखता रहा। राघव ने तुरंत उसकी हालत समझ ली। काका, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर थोड़ा सा मटन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही राघव मुस्कुराया। काका, आप भी कैसी बातें करते हो? भूखे आदमी से पैसे लेना तो पाप है। नहीं बेटा, मैं मुफ्त में नहीं लेना चाहता। अरे काका, आप मेरे पिता की उम्र के हो। अगर मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगा तो किसे खिलाऊंगा? राघव ने तुरंत 1 प्लेट मटन और 2 रोटियां उन्हें दे दी। बूढ़ा आदमी बड़े मजे से खाने लगा। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारे जैसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। काका, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। धीरे धीरे दिन ढल गया। शाम तक राघव का सारा मटन बिक गया। थका हुआ राघव अपना ठेला लेकर घर लौट आया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी सीमा दरवाजे पर खड़ी मिल गई। आ गए? आज दुकान कैसी चली? बस ठीक ही रही। न ज्यादा फायदा हुआ, न नुकसान। सच सच बताओ, आज फिर किसी गरीब को मुफ्त में खाना खिला दिया ना? हाँ, एक बूढ़े काका आए थे, बहुत भूखे थे। यही तो समस्या है राघव। अगर तुम ऐसे ही मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे तो घर कैसे चलेगा? सीमा, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। पुण्य से घर नहीं चलता। सीमा गुस्से में अंदर चली गई। राघव चुपचाप बैठ गया। उसे पता था कि सीमा गलत नहीं है, लेकिन उसका दिल भी किसी भूखे को मना नहीं कर पाता था। और उसे ये भी नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह सूर्यपुर गांव में फिर वही हलचल शुरू हो गई। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और खेतों की तरफ जाने वाले किसानों की आवाजें सुनाई दे रही थी। राघव भी हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठ गया। उसने सबसे पहले चूल्हा जलाया। उसकी पत्नी सीमा रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। राघव, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी मेहनत का पूरा फायदा तुम्हें नहीं मिल रहा। सीमा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है, अगर ठेला नहीं चला तो हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, जब तक मेरे हाथों में ये हुनर है, हम भूखे नहीं रहेंगे। राघव मुस्कुराया, अपना मटन तैयार किया और ठेला लेकर चौराहे की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में वो फिर से अपनी आवाज लगाने लगा।
आओ आओ, राघव का मटन खाओ। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। धीरे धीरे लोग फिर से उसके ठेले के पास आने लगे। तभी वहाँ गांव का एक आदमी मधुकर आया। अरे राघव भाई, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज मटन में कुछ खास बनाया है। अरे भाई, आज कुछ खास नहीं, बस दिल से बनाया है। यही तो बात है, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही अलग है। मधुकर ने मटन खाया और खुश होकर बोला, राघव, तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम शहर में होटल खोल लो ना तो तुम्हारा नाम बहुत बड़ा हो सकता है। अरे भाई, होटल खोलना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। पैसे तो मेहनत से ही आते हैं और तुम्हारे पास मेहनत भी है और हुनर भी। राघव बस मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौका आने वाला है। उसी समय पास के कस्बे में एक बड़ा घर था। ये घर था कैलाश सेठ का। कैलाश सेठ बहुत अमीर आदमी था। उसकी बेटी पूजा की शादी होने वाली थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें अभी तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिला था। रामू, मैंने तुझे 3 दिन पहले कहा था कि किसी अच्छे बावर्ची को ढूंढ कर ला। 2 दिन बाद शादी है और अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ। मालिक, मैंने शहर के कई होटलों में जाकर खाना चखा, लेकिन किसी का स्वाद आपको पसंद नहीं आएगा। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो बारात वाले क्या सोचेंगे? मेरी इतनी बड़ी इज्जत है समाज में। मालिक, मैं अभी गांव जाकर पूछता हूँ, शायद वहाँ कोई अच्छा रसोइया मिल जाए। ठीक है, लेकिन याद रखना, मुझे सबसे अच्छा बावर्ची चाहिए। रामू तुरंत गांव की तरफ निकल पड़ा। रामू सूर्यपुर गांव पहुंचा और लोगों से पूछने लगा, भाइयों, मुझे एक अच्छा बावर्ची चाहिए। क्या यहाँ कोई है जो बहुत स्वादिष्ट खाना बना सके? अगर तुम्हें सच में अच्छा बावर्ची चाहिए तो राघव के पास जाओ। राघव? वो कौन है? गांव के चौराहे पर ठेला लगाता है, लेकिन उसके हाथ का मटन पूरे इलाके में मशहूर है। एक बार खाओगे तो खुद समझ जाओगे। रामू तुरंत चौराहे की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो राघव के ठेले के पास पहुंच गया। आओ भैया, राघव का मटन खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। क्या तुम ही राघव हो? जी हाँ, बताइए। पहले मुझे 1 प्लेट मटन दे दो। गांव वाले तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। राघव ने 1 प्लेट मटन और रोटियां परोस दी। रामू खाने लगा और कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया। अरे, ये तो कमाल है। क्या हुआ? मैंने इतने होटलों में खाना खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। धन्यवाद भाई, ये सब भगवान की कृपा है। राघव, क्या तुम बड़े समारोह में खाना बना सकते हो? हाँ, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। तो तैयार रहो, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रामू ने 1 प्लेट मटन पैक करवाया और अपने मालिक के पास वापस चला गया। घर पहुंचते ही रामू ने सेठ के सामने मटन रखा। मालिक, ये उसी रसोइये का मटन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, देखते हैं। सेठ ने जैसे ही मटन खाया, उसकी आंखें चमक उठी। रामू, ये तो कमाल का स्वाद है। मैंने कहा था ना मालिक। तुरंत जाओ और उस आदमी को यहाँ लेकर आओ। मेरी बेटी की शादी में वही खाना बनाएगा। रामू तुरंत फिर से गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस शादी के बाद राघव की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और साथ ही एक ऐसा दुश्मन भी पैदा होने वाला है जो राघव की सारी खुशियां छीनने की कोशिश करेगा। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए फिर से सूर्यपुर गांव पहुंच गया। दोपहर का समय था। गांव के चौराहे पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी और बीच में खड़ा था राघव का छोटा सा ठेला। अरे राघव भाई। अरे भैया, आप फिर आ गए। लगता है मटन का स्वाद पसंद आ गया। पसंद? अरे भाई, इतना पसंद आया कि मेरे मालिक ने मुझे तुरंत तुम्हें बुलाने भेज दिया है। मुझे बुलाने? किस लिए? मेरे मालिक कैलाश सेठ की बेटी की शादी है। उन्होंने तुम्हारा मटन खाया और कहा कि शादी में खाना वही आदमी बनाएगा जिसके हाथ का ये स्वाद है। राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा मौका उसे मिल रहा है। क्या सच में सेठ जी ने मुझे बुलाया है? हाँ बिल्कुल, और सिर्फ बुलाया ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर तुम अच्छा खाना बना दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। लेकिन शादी में तो बहुत लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। मेरा तो छोटा सा ठेला है। इसकी चिंता मत करो, वहाँ बहुत लोग मदद के लिए होंगे। तुम्हें बस अपना हुनर दिखाना है। राघव ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शाम को राघव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीमा दरवाजे पर बैठी सब्जी काट रही थी। आज बहुत देर कर दी, सब ठीक तो है? सीमा, आज मुझे तुमसे एक बड़ी खुशखबरी साझा करनी है। कैसी खुशखबरी? पास के कस्बे में कैलाश सेठ की बेटी की शादी है और उन्होंने मुझे वहाँ खाना बनाने के लिए बुलाया है। क्या सच में? हाँ, उनके नौकर रामू आज 2 बार मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरा मटन खिलाया और सेठ जी को बहुत पसंद आया। ये तो बहुत बड़ी बात है राघव।
अगर तुम वहाँ अच्छा खाना बना दोगे तो शायद तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। हाँ, और शायद हमारी जिंदगी भी बदल जाए। लेकिन इतनी बड़ी शादी में खाना बनाना आसान नहीं होगा। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और अपने हुनर पर भरोसा है। मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। अगले दिन सुबह राघव जल्दी उठ गया। उसने अपने सारे खास मसाले तैयार किए और जरूरी सामान बांध लिया। रामू भी समय पर आ गया। चलो राघव भाई, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। दोनों कस्बे की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वे कैलाश सेठ के बड़े से घर पहुंच गए। वहां शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हर तरफ रोशनी, सजावट और लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रामू राघव को अंदर ले गया। मालिक, यही है राघव। अरे राघव, तुम्हारे हाथ का मटन मैंने खाया है। सच कहूँ तो बहुत सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया। सेठ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। 2 दिन बाद शादी है। मैं चाहता हूँ कि बारात में आने वाला हर आदमी तुम्हारे खाने की तारीफ करे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका न मिले। बस यही भरोसा चाहिए था। शादी वाले दिन राघव सुबह 5 बजे ही सेठ के घर पहुंच गया। उसने चूल्हा जलाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे आंगन में खाने की खुशबू फैलने लगी। दोपहर होते होते मटन, पुलाव, सब्जियां और मिठाई सब तैयार हो गए। शाम को बारात आई। जब बारातियों ने खाना खाया तो हर तरफ एक ही चर्चा थी। वाह, ये मटन किसने बनाया है? इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने किसी होटल में भी नहीं खाया। जिसने भी ये खाना बनाया है वो बहुत बड़ा रसोइया है। कैलाश सेठ ये सब सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत राघव को बुलाया। राघव, आज तुमने कमाल कर दिया। हर बाराती तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा है। सेठ जी, ये सब आपकी कृपा है। ये लो, ये तुम्हारे 10,000 रुपए। राघव हैरान रह गया। सेठ जी, मैं तो सिर्फ 2,000 रुपए लेता हूँ। बाकी इनाम समझ लो। तुमने आज मेरी इज्जत रख ली। राघव खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौट आया। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी शादी में एक आदमी ऐसा भी था जो उसकी सफलता से जल रहा था। उस आदमी का नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह शहर में बिरयानी का बड़ा ठेला चलाता था। वो खुद को इलाके का सबसे बड़ा रसोइया समझता था। जब उसने सुना कि शादी में किसी ठेले वाले ने इतना अच्छा खाना बनाया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये कौन है राघव? एक छोटा सा ठेला लगाने वाला आदमी और लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। भैरव जी, सच कहें तो उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो अब देखना मैं उसका धंधा कैसे बंद करता हूँ। भैरव सिंह ने उसी समय फैसला कर लिया। वो अपना बिरयानी का ठेला लेकर सूर्यपुर गांव जाएगा और राघव का सारा धंधा खत्म कर देगा। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो मौका जल्द ही आने वाला था। शादी खत्म होने के बाद राघव खुशी खुशी अपने गांव सूर्यपुर वापस लौट आया। उसके मन में बहुत उम्मीदें थी। उसे लग रहा था कि अब उसका नाम दूर दूर तक फैल जाएगा और उसकी छोटी सी दुकान भी अच्छी तरह चलने लगेगी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीमा ने दरवाजा खोला। अरे राघव, तुम आ गए। बताओ, शादी में सब कैसा हुआ? खाना लोगों को पसंद आया या नहीं? सीमा, ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई बस मेरे खाने की ही बात कर रहा था। बारात में आने वाले हर आदमी ने मटन की बहुत तारीफ की। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। और सुनो, सेठ जी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे 10,000 रुपए इनाम में दिए। क्या? 10,000 रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, मैंने तो सिर्फ 2,000 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी इनाम समझ लो। देखा राघव, मैंने कहा था ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों पर जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। उधर शहर में भैरव सिंह अपने ठेले के पास खड़ा गुस्से में सोच रहा था। एक ठेले वाला आदमी और लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब देखना मैं उसका धंधा कैसे बंद करता हूँ। भैरव सिंह ने एक खतरनाक योजना बनाई। अगले ही दिन वो अपना बिरयानी का ठेला लेकर सूर्यपुर गांव पहुंच गया। गांव के चौराहे पर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। आओ आओ, भैरव सिंह की बिरयानी खाओ, ऐसी बिरयानी जो जिंदगी भर याद रहे। लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास आने लगे। भैरव सिंह की बिरयानी की खुशबू भी बहुत तेज थी, लेकिन असली राज खुशबू में नहीं था, बल्कि उस केमिकल में था जिसे वो चुपके से बिरयानी में मिला रहा था। ये केमिकल लोगों को बिरयानी का आदी बना देता था। कुछ ही दिनों में गांव के लोग भैरव सिंह की बिरयानी खाने लगे। उन्हें बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन कुछ अजीब भी होने लगा। कई लोगों का पेट दर्द करने लगा, कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार उसी बिरयानी को खाने का मन करता। धीरे धीरे राघव के ठेले पर लोग आना बंद हो गए। पूरा दिन बीत जाता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। एक दिन शाम को राघव ठेला लेकर घर लौट रहा था। उसका चेहरा उदास था। रास्ते में उसे गांव के सरपंच रामदास जी मिल गए। अरे राघव,
आजकल तुम्हारी दुकान पर लोग कम क्यों आ रहे हैं? सरपंच जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अचानक सब लोग भैरव सिंह की बिरयानी खाने लगे हैं। लेकिन गांव में ये भी खबर फैल रही है कि तुम्हारे मटन से लोग बीमार हो रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं इतने सालों से खाना बना रहा हूँ, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। मुझे भी यही लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं। सरपंच जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब भैरव सिंह की चाल है। अगर ऐसा है तो हमें सबूत चाहिए। मैं आज रात उसका पीछा करूंगा। उस रात राघव चुपके से भैरव सिंह के घर के बाहर पहुंच गया। वो खिड़की के पास छुपकर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा भैरव सिंह एक बोतल निकालकर बिरयानी के बर्तन में कुछ मिला रहा है। तो ये है उसका असली राज। अब राघव को सब समझ आ गया। वो तुरंत घर लौट आया। अगले दिन सुबह पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। आज हम यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या बात है सरपंच जी? राघव ने कल रात तुम्हें बिरयानी में केमिकल मिलाते हुए देखा है। ये झूठ है, ये आदमी मुझसे चलता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पुलिस को बुला लेते हैं, वे तुम्हारे घर की तलाशी लेंगी। पुलिस का नाम सुनते ही भैरव सिंह घबरा गया। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। तो सच बताओ। हाँ, मैं बिरयानी में केमिकल मिलाता था। मैं चाहता था कि लोग मेरी बिरयानी के आदी हो जाएं और राघव की दुकान बंद हो जाए। ये सुनकर पूरे गांव में हंगामा मच गया। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़े। ऐसे आदमी को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। भैरव सिंह, तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम इस गांव में कभी दिखाई नहीं दोगे। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। भैरव सिंह को गांव छोड़कर जाना पड़ा। कुछ ही दिनों में गांव वाले फिर से राघव के ठेले पर आने लगे। राघव का मटन फिर से पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए भी उसे पसंद करते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ नाम कभी खत्म नहीं होता। और इस तरह सूर्यपुर गांव के छोटे से ठेले वाले राघव ने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा झूठ और चालाकी पर जीत हासिल करती है।